हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर हम जो रिसेंटली हरियाणा ईडीए की वैकेंसी आ रखी है, इसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके कुछ एमसीक्यूज को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट करते हैं हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत। और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है हमारे सामने यहां पर स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड, अब एसिड है तो कुछ खट्टा होगा ना। तो ऐसे करके अब ये सेशन के अंदर मैं खाली क्वेश्चन और आंसर सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको, मैं यहां पर आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताने वाला हूं। देखो, एसिड, तो एसिड मतलब खट्टा, विटामिन सी खट्टा, तो ऑप्शन यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से किसको हम जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ऑल राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर आपका सही जवाब होने वाला है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको और कुछ बताता हूं, तो देखिए, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है। इन्हीं कुछ दिक्कतों में से है जैसे कि हमारे दांतों के अंदर जो है वो जिंजिवाइटिस होने लग जाता है, या फिर घाव जो है वो बहुत जल्दी पड़ने लग जाते हैं। नाक में से जो है वो खून आने लग जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और इम्यून इम्पेयरमेंट, जॉइंट्स में पेन आने लग जाता है। मतलब विटामिन सी जो है वो एक वाइटल विटामिन है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ऑल राइट, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन इज, गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त धातु कौन सी है? कॉपर, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। दोस्तों, हमारी देसी भाषा के अंदर ना गैल्वेनाइजेशन को बोलते हैं कड़ी करना, राइट। मतलब जो आपका लोहे का जैसे अब लोहे का कोई भी पाइप वाइप हो गया, तो अगर उसको ऐसे ही बाहर रख देंगे तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होने लग जाएगा, जंग लग जाएगी उसके ऊपर। अब वो जंग नहीं लगे, इसके लिए क्या किया जाता है कि उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, बिना गैल्वेनाइजेशन के लोहा पड़ा है, आप इसको मैं जूम करता हूं, देखिए मेरे पास में आपको दिखाई दे रहा है। अब जिंक की परत चढ़ा दी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर अब इसके ऊपर जंक लगने के चांसेस जो हैं वो काफी कम रहने वाले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत ने 5 मैट्रिक टन लोबिया के बीज किस देश को मानवीय सहायता के रूप में भेजे हैं? मेरे ठीक ऊपर आपको लोबिया के बीज दिखाई दे रहे होंगे, तो देसी भाषा के अंदर चमड़ी के फल बीज भी कहा जाता है। ये किसको भेजे हैं? पापुआ न्यू गिनिया, फिजी, श्रीलंका, म्यांमार। दोस्तों, पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के अंदर एक देश है जिसका नाम है फिजी। ये फिजी जो है, इसको अभी रिसेंटली भारत ने क्या किया है, 5 मैट्रिक टन लोबिया के जो बीज हैं ये भेजे हैं। क्यों? ताकि वहां के किसान इनको उगाए, और ये क्या है, हाई इन प्रोटीन होते हैं, और साथ ही साथ ने इससे फूड सिक्योरिटी जो है वो अच्छी रहेगी। और भारत ने भेजे हैं तो भारत और फिजी के जो रिश्ते हैं वो भी सुधरेंगे। ये देखिए, भारत के जो राजनयिक हैं वो फिजी के अंदर जो है वो हैंडलिंग ओवर कर रहे हैं ऑफ काउपी सीड्स, देख सकते हैं आप यहां पर। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगस्त 2025 तक के अनुसार भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस यू ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस बी आर गवई। दोस्तों, वर्तमान में जस्टिस बी आर गवई जी जो हैं वो अभी जो हैं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। बी आर गवई जी हमारे देश के अभी 52nd नंबर चीफ जस्टिस हैं। शपथ दिलवाई जाती है भारत के सीजेआई को राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 के अंदर हमारे देश के अंदर बात की गई है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और इसे हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। जब हम ये सेशन कर रहे हैं उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 33+1, सैंक्शन संख्या है 33+1। ओके, 33 इसमें जो है वो जजेस होंगे, और एक जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऑल राइट दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, नारा दिया किसी और ने था, और ये फेमस जो हैं वो किसी और के कारण से हुआ है। यस, हालांकि इस प्रश्न का जवाब जो है वो शहीद भगत सिंह है।
के द्वारा इस नारे को जो है वो लोकप्रिय किया गया था। साल 1929 के दौरान पार्लियामेंट के अंदर बटुकेश्वर दत्त के साथ में भगत सिंह जो हैं वो पहुंचे और पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बम फेंके थे। ये बम फेंकते टाइम पर इन्होंने जो है वो नारा लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इसके बाद से नारा जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और इस नारे को ओरिजिनली ये नारा बनाया था हसरत मोहानी ने। साल 1919-20 के आसपास का वो टाइम था जब हसरत मोहानी ने पहली बार ये नारा जो है इसको बोला, इंकलाब जिंदाबाद। बाद में ये पॉपुलराइज जो है वो शहीद भगत सिंह जी के द्वारा हो गया। देखिए, भारत सरकार ने हसरत मोहानी जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी साल 2014 के अंदर जो है वो जारी किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, 1885, 1890, 1905 और 1915। तो साल था 1885 का, और उस समय पर भारत का वायसरॉय कौन हुआ करता था? तो उस समय पर भारत का वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। ये लॉर्ड डफरिन जो है ये एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, A.O. ह्यूम को कहते हैं कि जाओ भैया एक संस्था की स्थापना करवाइए। मुंबई के अंदर होता है पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी जी। ये फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के दौरान जो पहला अधिवेशन हुआ है, इसका ये फोटोग्राफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस सेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, WC बैनर्जी। और इसी के साथ में दोस्तों ये एक तय कर लिया गया था कि जहां कहीं पर भी अब कांग्रेस का जो सेशन होगा उस लोकल एरिया का व्यक्ति उस सेशन का अध्यक्ष नहीं होगा। जैसे व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो हैं वो बंगाल से आते थे, सेशन हुआ था कहां पर? बंबई के अंदर। तो कुछ ऐसे ही जो है फिर इस परिपाटी का पालन जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है अपने पास में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले तो यार कर्क रेखा क्या है ये जानना जरूरी है ना दोस्तों। ये मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, ओके। अब पृथ्वी जो है को हम ये मान करके चलते हैं कि 3 लाइंस के अंदर इसे बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले बीच के अंदर आ जाता है एक लाइन, जिससे हम क्या कहते हैं, ये इसे हम 0 डिग्री के ऊपर मान रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं इक्वेटर। हिंदी के अंदर इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। अब इसके ठीक 23.5 डिग्री ऊपर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, कर्क रेखा। अब इसके ठीक 23.5 डिग्री नीचे ये आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम ये मानते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, जो सूर्य भगवान है, ये जो तीनों जो लाइनें हैं, सूर्य भगवान इन तीनों लाइनों के अराउंड ही, ओके, और इसी से जो है वो सर्दी गर्मी का निर्धारण होता है। ना तो कर्क रेखा से ऊपर मूव करते हैं और ना ही कैप्रिकॉर्न से, मकर रेखा से नीचे मूव करते हैं, ओके। अब ये जो कर्क रेखा से सवाल पूछा गया है अपने को यहां पर, ये कर्क रेखा जो है वो भैया कहां पर है? ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये अपने से सवाल पूछा गया है। तो ये भारत के ना टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। 8 राज्यों से गुजरती है। अब कौन कौन से वो राज्य हैं तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसे करता हूं यहां पर जूम, और ये आ गया है हमारा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। गुजरात के बाद में राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है यहां से टच होती है बांसवाड़ा के अंदर, फिर जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और बाद में आ जाता है आपके, ऐसे करा करके, और टोटल भारत के 8 राज्यों से जो हैं ये कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल के अंदर जो है वो आपको ये सब चीजें हरियाणा एडीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़नी ही चाहिए। ऑलराइट,
ये अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को किसको कहा जाता है? तो भैया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी जो हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को जो है वो इनका निधन हो गया था। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 1 जनवरी 2018। तो दोस्तों जीएसटी के लिए आपको मैं बताता हूं, ये जब इंप्लीमेंट हुआ था ना 2017 के अंदर, इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था रात को 12 बजे के आसपास, ठीक है, और इसको लागू किया गया था हमारे देश के अंदर 1 जुलाई 2017 से। के लिए हमारे संविधान के अंदर 101वां संविधान संशोधन भी किया गया था। जीएसटी के अंदर जो है वो कई सारे टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे कि 0% हो गया, 5% हो गया, अभी रिसेंटली 12% जो है इसको हटा दिया गया, अब 18% हो गया और हाईएस्ट हो गया 28%। तो अब ये 4 टैक्स स्लैब जो है वो जीएसटी के अंदर है। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से जो है काम करते हैं। इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बना रखी है। इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो मैडम निर्मला सीतारमण, यानी कि एक्स ऑफिशियो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस? कौन सी गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मतलब इस गैस को सूंघते ही आपको हंसी आने लग जाएगी। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस के तौर पर भी जाना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मानव मस्तिष्क का भैया कौन सा ऐसा भाग है जो कि संतुलन और समन्वय को यहां पर नियंत्रित करता है? सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, हाइपोथैलेमस, या फिर आप इसको अटेंड नहीं करेंगे, आपको नहीं आता है। ये नया नोटिफिकेशन आया है ना, इसके अंदर आपके लिए स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से नहीं पता है, आप छोड़ रहे हैं, तो ये लीव अनअटेम्प्टेड वाला 5वां गोला जो है ये भर करके आना है। अगर नहीं भरा तो फिर आपका एग्जाम में जो कैंडिडेचर है इसे कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए अब क्या करेंगे कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यूज, उन सब के अंदर 5 ऑप्शंस रखेंगे। ओके, अब देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो भैया ये सेरेबलम जो है ना, ये मानव मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय जो है इसको नियंत्रित करता है। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं मानव मस्तिष्क का कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सी चीजें जो हैं इनके ऊपर काम करता है। तो अब देखो सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्रंटल लोब, ये वाला हिस्सा, ये हमारा मूवमेंट, इंटेलिजेंस, बिहेवियर और मेमोरी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर दोस्तों इसके नीचे यहां पर आ जाता है टेम्पोरल लोब, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी मेमोरी है, जो मेरी सुनने की शक्ति है, जो मेरा विजन है, के लिए काम करता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, फिर देखिए ये हो गया ड्यूरा, फिर स्कल बोन, आर्टरी, स्कैल्प। अब देखिए फिर आ जाता है पैरेटल लोब, ये इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीडिंग इसके लिए रहता है। फिर विजन के लिए ऑस्पिटल लोब भी रहता है। फिर दोस्तों सेरेबलम, जिसके बारे में अभी मैंने प्रश्न आपसे पूछा है कि भैया बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये जो सेरेबलम यहां पर पीछे होता है इस जगह पर, इस सेरेबलम जो है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर दोस्तों ब्रेन के लिए एक स्टेम होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन की अगर ब्रेन के अंदर कमी हो जाती है तो ब्रेन डेड हो जाते हैं। तो इसके लिए ब्रेन स्टेम होती है, ये ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वॉलोइंग, कॉन्शियसनेस, इन सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबल। ओके, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 proposes the creation of which disputes resolution body? राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 किस विवाद निपटान निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है? नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल, नेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल, स्पोर्ट्स मेडिटेशन बोर्ड और आपके नेशनल एथलेटिक कोर्ट, या फिर आप इसको अटेंड ही नहीं करेंगे। दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल जो है इसका जो है वो स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक के अंदर। अभी रिसेंटली जब हम ये सेशन कर रहे हैं
द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। अब ये राष्ट्रपति जी के पास में फाइनल असेंट के लिए जाएगा। इसके अंदर कहा गया है कि भैया खेल से संबंधित जो विवाद है अगर कोई भी, तो इसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल जो है वो बना दी जाए। अब ट्राइब्यूनल की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 323A जो है वो प्रावधान करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए, और 323B जो है वो राज्य और केंद्र को ये पावर दे देता है कि आप अदर मैटर्स के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, अदर मैटर्स के ऊपर आप कोई भी विषय के ऊपर ट्राइब्यूनल जो है वो बना सकते हैं। तो इसी 323B की पावर के तहत पार्लियामेंट ने यहां पर क्या किया है कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल जो है इसको बनाया गया है। अब ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो अपने को पता ही है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल पर काम करते हैं, और ये क्या है कि त्वरित न्याय के लिए काम करते हैं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, या फिर आप इसे अटेंड ही नहीं करेंगे? तो दोस्तों मौर्य एम्पायर से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर लेकर के चलता हूं। उस समय पर हमारे देश के अंदर पावर सेंटर जो था वो पाटलिपुत्र हुआ करता था। वो पाटलिपुत्र था जो आज का हम इसे पटना कह सकते हैं। बिहार का वो एरिया था जहां से हमारे देश का शासन प्रशासन जो है वो चला करता था। उस समय पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर लेकर के चलूं तो ये जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कई सारे प्रतापी शासक हुए हैं, जिसमें शुरुआत अगर हम करें तो करते हैं राजा बिंबिसार से, जिसका पुत्र था अजातशत्रु, अपने पिता को मार करके और शासन को अपने हाथ में लिया। पहला पितृहंता राजा इसे कहा जाता है। इसके बाद में बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम पर ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो फ्लोरिश होने की शुरुआत होती है। कुछ रिश्तेदारी होती है बिंबिसार अजातशत्रु, बिंबिसार जो कि अजातशत्रु के पिता थे, इन दोनों ही राजाओं की रिश्तेदारी थी किससे? भगवान बुद्ध से। तो राजा का पैट्रोनेज मिला, राइट, और इससे जो है वो बुद्ध धर्म बढ़ने की शुरुआत होती है। इसी क्रम के अंदर और कई सारे प्रतापी वंश वहां पर आते हैं, और फिर आता है नंद वंश। ये नंद वंश जो होता है इसमें एक राजा होते हैं महापद्म नंद। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा उस समय पर पावरफुल कोई राजा नहीं हुआ करता था, और उनकी सेना के अंदर 1 लाख हाथी हुआ करते थे। अब चूंकि पूर्वांचल का वो इलाका था जहां पर आज भी हाथी खूब पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में मगध के प्रोमिनेंस होने की सबसे बड़ी कारण ये था कि उस इलाके के अंदर लोहा मिलता था। आज भी गौर कर लीजिए, हमारा जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, यहां पर आज भी हमें लोहा मिलता है, और उस लोहे से बनाए जाते थे मजबूत हथियार जो कि कभी टूटते नहीं थे। इससे पहले के जो हथियार बनाए जा रहे थे, जैसे लकड़ी से बनाए जा रहे थे, तो वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते थे जितना कि लोहे की तलवार होगी या फिर लोहे के तीर धनुष में तीर के आगे जो लोहा लगा दिया जाएगा वो। ओके, अब इसी दौरान जब महापद्म नंद जो हैं राजा होते हैं मगध के, उसी समय पर सुदूर पश्चिम की ओर में एक और राजा आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो ज्योग्राफी का क्या है कि थोड़ा एविड रीडर होता है, और वो ये चाहता है कि वो धरती के दूसरी तरफ में भी समुद्र देख ले। वो ये मान रहा था, उसे थोड़ा बहुत ये पता था कि भारत के दूसरे सिरे के ऊपर समुद्र आता है और वहां पर धरती खत्म हो जाती है। वो अपने आप को विश्व विजेता घोषित करना चाहता था, और इसी क्रम के अंदर भारत में एंट्री करता है। भारत की वो सुलेमान किरथा रेंज, वही पोटवार प्लेट्यू वाला इलाका, आज का अफगानिस्तान वाला इलाका भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस तरफ से भारत में करता है एंटर, और यहां पर सबसे पहले आकर के भिड़ता है राजा पोरस से। वितस्ता नदी के किनारे के ऊपर होता है युद्ध, हाइडस पास का बैटल इसे कहा जाता है दोस्तों। और यहां पर ये एक कंट्रोवर्सी है, कहीं पर कहा गया है कि जो अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा गया है, ये जीत जाता है, और कहीं पर कहा गया है कि पोरस जीत जाता है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि सिकंदर वहां पर जीता है, और इसके बाद में सिकंदर जो है इसकी सेना जो है वो कह देती है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे एक तो थक जाते हैं और दूसरा सुन लेते हैं कि भैया आगे महापद्म नंद हैं। ठीक है, अब इतने बड़े प्रोमिनेंट रूलर, इनके ही जो है लीनियज के अंदर आते हैं घनानंद। सिकंदर उस समय पर रवाना हो जाते हैं, घनानंद आते हैं, तो अब क्या है थोड़ा घमंड आ जाता है, और एक बार एक जो है वो मीटिंग चल रही होती है, वहां पर पहुंचते हैं विद्वान जिनका नाम होता है कौटिल्य, हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। वो राजा को कहते हैं कि देखिए शासन प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, आपस में कुछ बात हो जाती है, और फिर कौटिल्य अपना एक शिष्य बनाते हैं
का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। नया साम्राज्य की स्थापना होती है घनानंद को हरा करके, जो कि था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पुत्र थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में संन्यास लेकर के जैन धर्म को अपना करके और कर्नाटक की ओर में चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला की ओर में। ये पुत्र होते हैं बिंदुसार और फिर उनके ही पुत्र आते हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, जो कि बुद्ध धर्म को और आगे प्रोमिनेंस के अंदर लेकर के जाते हैं कलिंग युद्ध के बाद में। ये हमने कुछ जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर जान लिया। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही हम लिंक करेंगे हमारे पूरे कोर्स के अंदर, हरियाणा एडीए के कोर्स के अंदर, लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बस जुड़े रहिएगा और इस बार हरियाणा एडीए एग्जाम जो है इसका बेड़ा पार पूरी लिंकिंग लॉस की टीम आपके साथ में है, करवा करके रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, गंगा नदी को, गंडक नदी को, या फिर सोन नदी को? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है। ये देखिए फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये कोसी नदी जो है ना, ये बेसिकली बिहार के जस्ट ऊपर पड़ता है नेपाल वाला इलाका, वहां से आती है, सिल्ट अपने साथ में लेकर के आती है। सिल्ट मतलब गाद लेकर के आती है। अब एक जगह पर ज्यादा भर गई तो फिर वो अपना एरिया जो है इसको बदल लेती है। ये देखिए कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ऊपर से आ रही है अपने साथ में सिल्ट लेकर के, अब यहां पर जमा हो गया ना, तो अब ये क्या करेगी, अपना एरिया ऐसे बदल लेगी। पहले मान लो सीधा सीधा जा रही थी, तो अब ये इस तरफ में घूम जाएगी। तो इससे क्या है, पता नहीं रहता है कि भैया ये आखिरकार जाएगी कहाँ। नहीं तो पता होता तो फिर इलाज कर लेते ना कि भैया इसका ये एरिया, यहाँ पर घर नहीं बनाने। ठीक है, तो पता नहीं रहता है, रैपिडली जो है अपना मूव करती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं पर बंगाल का शोक पता है किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो किस देश के अंदर स्थित है? केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, युगांडा? तो दोस्तों तंजानिया अफ्रीका के अंदर एक देश है। वहां पर जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है किलिमंजारो। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कवक यानो जो है इन्होंने इसकी चढ़ाई की है, इसके कारण से ये न्यूज के अंदर है। और वैसे भी 7 समिट्स हैं हमारे विश्व के अंदर, मतलब हर एक महाद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वैसे ही माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की है, तंजानिया देश के अंदर ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए 7 समिट्स का एक इन्फोग्राफिक मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये है किलिमंजारो, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की है कोज़ेउस्को, अंटार्कटिका की है विंसन मैसिफ, फिर साउथ अमेरिका की आ जाती है एकोंकागुआ। वहीं पर दोस्तों एवरेस्ट है एशिया की, एल्ब्रस है जो कि है रशिया के अंदर, ये यूरोप की है। ठीक है, यूएसए की है डेनाली, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो ऐसे करके ये टोटल 7 समिट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप, और उनका हमने यहाँ पर देख ली कौन कौन सी चोटी, कौन से महाद्वीप। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। फिर हरियाणा के ना पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये अपना अगला सवाल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देवीलाल जी, भगवत दयाल शर्मा जी, बंसीलाल जी, राव बीरेंद्र सिंह जी, और हम इसको करेंगे नहीं। तो भगवत दयाल शर्मा जी जो थे वो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ये देखिए ये है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ऑलराइट दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, और या फिर आप इसे नहीं करेंगे? तो दोस्तों हरियाणा का जो इलाका है आप थोड़ा सा गौर करिए। हरियाणा का इलाका, जैसे ये हमारा, अगर हम ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला और ये कुछ इलाका अगर हम मान लेते हैं, कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से भैया हमारी नदियाँ आती है, और हिमालय के अंदर हम कहते हैं बीटी, बीके, भाबर, तराई, भांगर, खादर, तो हमारा हरियाणा तराई वाले रीजन के अंदर आता है, दलदली वाला इलाका है। तो यहाँ पर अगर टाइगर वाइगर रहेंगे, टाइगर रहेंगे, तो भैया वो फंस नहीं जाएंगे क्या भागते भागते दलदल में? हाथी आएंगे तो वो भी फंस जाएंगे, क्रोकोडाइल फिर भी रह सकते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो बेसिकली पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये रामसार वेटलैंड साइट भी है। ओके, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना ये खूब सारे आते हैं हमारे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। ऑलराइट, ये देखिए एक फोटोग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आऊं, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का है, खूब सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। फिर अगला सवाल आता है, कौन सी नदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा को बनाती है?
यमुना, घग्गर, मरकंडा, टांगड़ी। तो भैया दूध दही का खाना अपना राज्य हरियाणा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सीमा यमुना नदी जो है वो बना देती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। अब ये देखिए हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी जो हैं, ये इनका एक फोटोग्राफ मुझे मिला। ये हरियाणा का जो पानी है, ये मतलब जो अपनी यमुना नदी है, दहीसार गांव के पास में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर जो है, यहाँ पर इनका एक फोटोग्राफ मिला। ये है अपनी यमुना नदी। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए फिर आज का इस सेशन के अंदर हम जो हैं वो इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। और हरियाणा एडीए का बेड़ा पार इस बार लिंकिंग लॉस के साथ में मिलकर के करके रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।